आईएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। झारखंड इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग विस्थापन एवं पुनर्वास नीति को पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों को 9 अध्याय पढ़ना है, जिसमें हम लोगों ने 4 अध्याय को डिटेल में पढ़ा, जो कि है प्रथम अध्याय के अंतर्गत प्रस्तावना को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। द्वितीय अध्याय के अंतर्गत हम लोगों ने पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन का उद्देश्य को डिटेल में पढ़ा है। तृतीय अध्याय के अंतर्गत महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखा है हम लोगों ने, और चतुर्थ अध्याय के अंतर्गत हम लोगों ने परियोजनाओं का सामाजिक प्रभाव एवं मूल्यांकन को डिटेल में पढ़ा है। ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आप लोग उस पर क्लिक करके जो है उस वीडियो को देख सकते हैं, या नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें। आज हम लोग जो है 5वें अध्याय की ओर बढ़ेंगे, 5वें से 9वें अध्याय की ओर। 5वें अध्याय में हम लोग जो है पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तथा आयुक्त की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियां एवं कार्य को देखेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो 5वें अध्याय को आज हम लोग देखते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक के बारे में, तथा आयुक्त की नियुक्ति, इनकी जो नियुक्ति होगी उसे हम लोग डिटेल में देखेंगे, तथा उनकी शक्तियों के बारे में भी हम लोग देखेंगे और कार्य को देखेंगे। चलिए देखते हैं। यदि किसी परियोजना के भूमि अर्जन के कारण सामूहिक रूप से 100 या 100 से अधिक परिवारों का विस्थापन होता हो, तो राज्य सरकार द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन प्रशासक की नियुक्ति की जाएगी। देखिए यहाँ जो भूमि का अर्जन किया जा रहा है, अगर उस अर्जन में 100 या 100 से अधिक परिवार विस्थापित होंगे तो राज्य सरकार जो है पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन प्रशासक की नियुक्ति करेगी तब, तथा यह अधिकारी उपायुक्त स्तर के अधिकारी होंगे, और ये जो प्रशासक होंगे वह एक उपायुक्त स्तर के अधिकारी होंगे। ये याद रखिएगा आप लोग। और इसमें कितने परिवार विस्थापित होंगे? 100 या 100 से अधिक परिवार विस्थापित होंगे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि 100 से कम परिवारों का सामूहिक विस्थापन होता हो तो उस स्थिति में उस जिले के उपायुक्त ही सभी मामलों की देखरेख करेंगे। अभी मैंने बताया 100 या 100 से अधिक परिवार का अगर विस्थापन होगा तो राज्य सरकार उसके लिए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन प्रशासक की नियुक्ति करेगी। लेकिन अगर 100 से कम परिवार का सामूहिक विस्थापन होता हो तो उस जिले के जो उपायुक्त होंगे वही सभी मामलों के देखरेख करेंगे। याद रखिएगा, 100 से अगर कम परिवारों का विस्थापन हो रहा है तो उस जिले के जो उपायुक्त होंगे वही सारे मामलों को देखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन प्रशासक के कार्य। अब ये जो 100 या 100 से अधिक परिवार के लिए जब विस्थापन होता है, उसके लिए राज्य सरकार जो है जो प्रशासक को नियुक्त करते हैं, उसके कार्यों को हम लोग देख लेते हैं। तो उसका कार्य है, पहला कार्य है अर्जनकारी निकाय के परामर्श से न्यूनतम विस्थापन वाले विकल्पों को स्वीकार करना। यानी कि ये जो प्रशासक हैं अर्जनकारी निकाय से परामर्श करेंगे और डिसीजन ये कंक्लूजन ये निकालेंगे कि कम से कम विस्थापन हो, कम से कम लोग जो है वहाँ से हस्तांतरित हों। अगला है पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना तैयार करना संबंधित ग्राम सभा के परामर्श से। और ये जो योजना ये तैयार करेंगे, ये जो है जो गांव या जो जगह जो है जिस गांव का जो है विस्थापन हो रहा है उसके ग्राम सभा के परामर्श के द्वारा यह योजना तैयार किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कमजोर वर्ग एवं जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए विशेष उपाय करना। ये जो प्रशासक हैं वे कमजोर वर्ग और जनजाति लोग जो हैं उनके हितों के लिए विशेष उपाय भी करेंगे। प्रभावित परिवारों को लाभ प्रदान करना। जो भी विस्थापित परिवार हो रहे हैं उन्हें जो है लाभ भी कौन प्रदान करेंगे? प्रशासक ही लाभ प्रदान करेंगे। प्रभावित परिवारों के लिए वैकल्पिक भूमि की व्यवस्था करना। और ये जो वैकल्पिक भूमि है इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे वाले अध्यायों में मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो इसकी भी जो व्यवस्था कर रहा है वो कौन कर रहा है? तो प्रशासक कर रहा है। ये याद रखिएगा, जो भी परिवार विस्थापित हो रहे हैं उनके लिए वैकल्पिक भूमि की जो व्यवस्था की जाएगी उसका व्यवस्था प्रशासक द्वारा किया जाएगा। अगला कार्य इनका देखते हैं। प्रभावित परिवार संबंधित ग्राम सभा एवं अर्जनकारी निकाय के साथ विचार विमर्श कर पुनर्स्थापन
एवं पुनर्वास के लिए कुल अनुमानित व्यय को निर्धारित करना। यानी कि ये जो विस्थापन हो रहे हैं इसके लिए कितना व्यय किया जाएगा उनके लाभ के लिए, इसका भी निर्धारण कौन करेंगे? तो यही अधिकारी करेंगे। अगला है पुनर्वास और पुनर्स्थापन स्कीम तैयार करते समय प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित ग्राम सभाओं के साथ परामर्श करना। ये सारे कार्य जो हैं पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना प्रशासक के हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की है कि जैसे पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना प्रशासक या जिला उपायुक्त है, इसके ऊपर जो है पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना आयुक्त होते हैं। यानी प्रशासक के ऊपर जो है आयुक्त होंगे और इससे ऊपर जो कंट्रोल करेगा इसके ऊपर राज्य सरकार करेगा। अब अगले अध्याय की ओर हम लोग बढ़ते हैं, पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास योजना। ये अध्याय 6 है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। यदि किसी परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाता हो तथा 100 या 100 से अधिक परिवारों के विस्थापन होने की संभावना हो तो 15 दिनों के अंदर उस क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाएगा। याद रखिएगा, अभी पिछले अध्याय में भी मैंने भी बताया, पिछले अध्याय में भी यही चीज़ मैंने बताया। यदि 100 या 100 से अधिक परिवारों का सामूहिक विस्थापन हो रहा हो तो 15 दिनों के अंदर उस क्षेत्र को, जिस क्षेत्र का यानी विस्थापन हो रहा है, हस्तांतरण हो रहा है, उस क्षेत्र को 15 दिनों के अंदर प्रभावित क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया जाएगा। उस क्षेत्र को याद रखिएगा, वह क्षेत्र जहां से 100 या 100 से अधिक परिवारों का विस्थापन हो रहा है, उस क्षेत्र को 15 दिनों के अंदर प्रभावित क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं इस अध्याय का। यह घोषणा कम से कम 3 दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। ये सब दिन याद आप रखिएगा, 15 दिन याद रखिएगा कि कितने दिनों के अंदर उस क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र कहा जाएगा, तो 15 दिनों के अंदर कहा जाएगा। यह भी याद रखिएगा, यदि घोषणा कम से कम 3 दैनिक समाचार पत्र, याद रखिएगा कम से कम 3, इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा हो सकता है। यदि घोषणा कम से कम 3 दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा तथा इनमें से कम 2 हिंदी भाषा के समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाना जरूरी है। यानी अगर ये जो घोषणा है हस्तांतरण वाला, अगर इसका जो है समाचार पत्रों में प्रकाशन किया जाएगा तो कम से कम 3 दैनिक समाचार पत्र में इसका प्रकाशन आवश्यक है। 3 से अधिक किया जा सकता है, 3 से कम नहीं किया जा सकता है। और इन 3 दैनिक समाचार पत्रों में भी 2 समाचार पत्र जो है हिंदी भाषा के होने चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न बनते हैं कि कितने हिंदी भाषा के समाचार पत्र होने चाहिए, तो 2। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। इस घोषणा की एक प्रति ग्राम सभा एवं पंचायत कार्यालय अथवा नगर पालिका के नोटिस बोर्ड पर चिपकाना आवश्यक है। और यह जो घोषणा हो रही है इसकी एक प्रति जो है, एक प्रति ग्राम सभा और पंचायत कार्यालय अथवा नगर पालिका के नोटिस बोर्ड पर चिपकाना बहुत ही आवश्यक होता है। और यह घोषणा जो है मौखिक रूप से प्रभावित क्षेत्र में प्रसारित की जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बार होता है, अगर कोई गांव में होंगे तो बिगुल बजा के या नहीं तो डंका पीट के जो है घोषणा की जाती है। तो उसी तरह से जो प्रभावित क्षेत्र है उस क्षेत्र में मौखिक रूप से भी घोषणा को प्रसारित किया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रभावित व्यक्ति एवं परिवारों की पहचान के लिए सर्वेक्षण एवं गणना आयोजित की जाएगी तथा इस सर्वेक्षण में निम्नलिखित सूचनाएं संग्रहित की जाएगी। अब इस विस्थापन से जो व्यक्ति या परिवार विस्थापित हो रहे हैं या प्रभावित हो रहे हैं तो उसके लिए जो है सूचनाएं संग्रहित की जाएगी कि कौन कौन से व्यक्ति जो है विस्थापित हो रहे हैं, इससे प्रभावित हो रहे हैं, या परिवार जो है प्रभावित हो रहे हैं इस घोषणा से। तो उसका एक लिस्ट तैयार किया जाएगा। देखते हैं क्या क्या है उस लिस्ट के अनुसार। पहला है, प्रभावित क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों का नाम तथा निवास की अवधि एवं पेशा। अब ये सारे को नोट डाउन किया जाएगा, ये सारी सूचनाओं को एक जगह कलेक्ट किया जाएगा कि
जो व्यक्ति वहाँ से विस्थापित हो रहे हैं उनका नाम एक जगह कलेक्ट किया जाएगा, किस जगह निवास करते हैं, कितने समय से वो वहाँ निवास कर रहे हैं और उनका पेशा क्या था, वो काम क्या करते थे, ये सारे को नोट डाउन किया जाएगा। अगला है विस्थापन से आय पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव। अब जो आदमी वहाँ से विस्थापित हो रहा है, अगर वो जैसे कि चरवाहा का काम कर रहा है, मंथ का 1,000 रुपया कमा रहा है, तो उसके उस आय पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा उसका भी जो है सूचना इकट्ठा किया जाएगा। अगला है कृषि श्रमिक एवं गैर कृषि श्रमिक की सूची, यानी ये भी सूची बनाया जाएगा कि कितने लोग इनमें से कृषक हैं और कितने लोग जो है गैर कृषक हैं, इनकी भी एक सूची बनाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, आदिम जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग की सूची, यानी हर एक कैटेगरी का अलग अलग सूची बनाया जाएगा। भूमिहीन व्यक्तियों की सूची, वैसे लोगों की भी सूची बनाई जाएगी जिनके पास जमीन नहीं है। यह सर्वेक्षण घोषणा के 60 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा। और ये मैंने जो अभी 5 सर्वेक्षण बताया आप लोगों को, ये सारे कार्य घोषणा होने के 60 दिनों के अंदर पूरा होना बहुत ही आवश्यक है। इस सर्वेक्षण का प्रारूप 7 दिनों के अंदर प्रकाशित किया जाएगा। जब 60 दिन के अंदर यह पूरा हो जाएगा, उसके 7 दिन बाद यानी 7 दिनों के अंदर इसका प्रकाशन किया जाएगा तथा इस प्रारूप को संबंधित स्थलों पर रखा जाएगा तथा इस प्रारूप पर आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। यानी कि 60 दिनों के अंदर ये सारे सर्वेक्षण किए जाएंगे। सर्वेक्षण होने के 7 दिनों के अंदर, यानी 60 दिन पूरा हो चुका है, उसके बाद के 7 दिनों के अंदर जो है इसका प्रकाशन किया जाएगा और इसका एक प्रारूप जो है संबंधित स्थान जहाँ पे जो है विस्थापन हो रहा है उस संबंधित स्थान पे रखा जाएगा और उस पे जो है आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे कि किन्हीं को अगर आपत्ति है तो वो भी आके बताएं और किन्हीं को सुझाव देना है तो वो भी बताएं। इसके लिए 7 दिनों का समय दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्वेक्षण के प्रारूप के प्रकाशन के 15 दिनों के पश्चात आपत्तियां एवं सुझाव पर विचार विमर्श किया जाएगा। अभी तक मैंने क्या बताया, 60 दिन के अंदर सर्वेक्षण पूरा किया जाना होगा, यानी 60 दिन के अंदर जो है सर्वेक्षण को कंप्लीट कर दिया जाना है। उसके बाद 60 दिनों के बाद 7 दिन जो है उस पर आपत्ति और सुझाव के लिए दिया जाएगा। उसके बाद 15 दिनों के पश्चात जब ये हो जाएगा, उसके 15 दिनों के पश्चात आपत्तियां एवं सुझाव पर विचार विमर्श किया जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट डाटा है, सभी को याद रखिए आप लोग। तथा अगले 15 दिनों के अंदर प्रशासक द्वारा राज्य सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसलिए आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए या याद रखिए। सर्वेक्षण के प्रारूप के प्रकाशन के 15 दिनों के पश्चात आपत्ति एवं सुझाव पर विचार विमर्श किया जाएगा। जब ये 15 दिन कंप्लीट हो जाएगा, उसके अगले 15 दिन, ये 15 दिन काउंट नहीं होगा, उसके फिर आगे के 15 दिनों के अंदर प्रशासक द्वारा राज्य सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। आगे का पॉइंट देखते हैं। राज्य सरकार द्वारा 30 दिनों के अंदर सर्वेक्षण का अंतिम रिपोर्ट राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। पहले मैंने बताया 60 दिन के अंदर सर्वेक्षण किया जाएगा। सर्वेक्षण के 60 दिनों के बाद जो 7 दिन का टाइम दिया जाएगा उसमें जो है आपत्ति और सुझाव मांगे जाएंगे। अब वो 7 दिन जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके अगले 15 दिनों तक आपत्तियां एवं सुझाव पर विचार विमर्श किया जाएगा। ये सारी चीज मैंने बताया। और जब वो 15 दिन कंप्लीट हो जाएगा विचार विमर्श वाला, तो उसके अगले 15 दिन बाद जो है प्रशासक राज्य सरकार को अपना प्रतिवेदन दे देगा। अब ये 15 दिन कंप्लीट होने के बाद राज्य सरकार जो है 30 दिनों के अंदर वो जो सर्वेक्षण दिया गया है प्रशासक द्वारा राज्य सरकार को, उसका अंतिम रिपोर्ट राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा तथा प्रकाशन के 15 दिनों के अंदर किसी क्षेत्र को पुनर्वास क्षेत्र के रूप में घोषित करेगा ये राज्य सरकार। परियोजना के निकटतम क्षेत्रों में, यानी अगल बगल के जो भी क्षेत्र है वहां जाके घोषणा किया जाएगा कि यह क्षेत्र जो है जिसके बारे में मैंने बताया जहां सर्वेक्षण किया गया, उसके अगल बगल क्षेत्रों में जाके घोषणा की जाएगी कि वह क्षेत्र जो है पुनर्वास क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया गया है।
अभी तक मैंने जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट को बताया उसको एक जगह मैं कलेक्ट करके लिख दिया हूँ आप लोगों के लिए, उसे मैं समझा देता हूँ क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। भूमि अधिग्रहण परियोजना के लिए 15 दिनों के अंदर प्रभावित क्षेत्र की घोषणा की जाएगी, मैंने अभी तुरंत बताया है। फिर 60 दिनों के अंदर सर्वेक्षण एवं गणना की जाएगी, ये 15 दिन उसमें इंक्लूड नहीं है, ये 15 दिन क्रॉस करने के बाद फिर 60 दिन, नेक्स्ट 60 दिन जो है सर्वेक्षण एवं गणना की जाएगी। अब ये 60 दिन जैसे कंप्लीट होगा उसके आगे फिर 7 दिनों के अंदर सर्वेक्षण के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा, और ये 7 दिन जब कंप्लीट हो गया तो उसके फिर अगले 15 दिन जो है आपत्ति एवं सुझाव का समय होगा हुआ, और फिर जब ये 15 दिन भी खत्म हो जाएगा उसका फिर आगे का 15 दिन आपत्ति एवं सुझाव पर विचार विमर्श किया जाएगा, और यह जो है प्रशासक द्वारा प्रतिवेदन राज्य सरकार को भेजा जाएगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा विचार विमर्श तो ये जो प्रतिवेदन है प्रशासक द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया जाएगा, और इसके बाद फिर अगला 30 दिनों के अंदर अंतिम प्रतिवेदन का राजपत्र में प्रकाशन किया जाएगा राज्य सरकार द्वारा, और जब ये 30 दिन कंप्लीट हो जाएगा उसके अगले 15 दिन के अंदर विस्थापितों के लिए पुनर्स्थापना क्षेत्र की घोषणा की जाएगी। तो ये सारी चीज़ों को अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं हम लोग। यदि किसी परियोजना से 100 या 100 से अधिक अनुसूचित जनजातीय परिवारों का विस्थापन होता हो तो इस मामले में जनजातीय सलाहकार परिषद से परामर्श करना आवश्यक होगा। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सब को आप लोग नोट डाउन कीजिए, याद रखिएगा। अगर 100 या 100 से अधिक एसटी परिवारों का विस्थापन होता है तो इस मामले में जनजातीय सलाहकार परिषद से परामर्श करना आवश्यक होगा। अगला पॉइंट है इसमें, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना प्रशासक द्वारा तैयार किया जाएगा। ये जो योजना है प्रशासक द्वारा तैयार किया जाएगा तथा कुल व्यय को परियोजना के लागत में शामिल किया जाएगा। पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना को अंतिम स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी तथा इस योजना को राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा तथा अधिसूचना के माध्यम से लागू किया जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है कि यह जो है अधिसूचना के माध्यम से लागू किया जाएगा, और ये सब मैंने पहले ही बता दिया। ये जब मैंने दिन के बारे में बता रहा था तो लास्ट में क्या होगा, इस योजना को राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और अंतिम रूप से अधिसूचना के माध्यम से लागू कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अधिसूचना के लागू होने के पश्चात अर्जनकारी निकाय द्वारा संपूर्ण अनुमानित व्यय राशि प्रशासक के पास जमा करवाया जाएगा, और जब यह अधिसूचना लागू हो जाएगी तो जो भी अर्जनकारी निकाय है, जो भी उस जगह को अर्जन किए हैं, उस निकाय द्वारा संपूर्ण अनुमानित व्यय यानी जितना भी खर्च की राशि है वे सारे राशि जो है प्रशासक के पास जमा की जाएगी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यदि परियोजना के लिए अर्जित की गई भूमि पर 5 वर्षों के अंदर आंशिक रूप से, याद रखिएगा ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसीलिए मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सभी फैक्ट को याद रखिएगा। यदि परियोजना के लिए अर्जित की गई भूमि पर 5 वर्षों के अंदर आंशिक रूप से अथवा 15 वर्षों के अंदर पूर्ण रूप से प्रयुक्त नहीं किया जाता हो तो राज्य सरकार उस भूमि को अपने अधिकार में ले सकती है। याद रखिएगा, जिस कार्य के लिए भूमि लिया गया है उस जमीन पे 5 वर्ष के अंदर जो है कुछ भी काम शुरू नहीं किया गया, या नहीं तो 15 वर्ष के अंतर्गत जो है उस पे पूरा काम कंप्लीट नहीं किया गया तो राज्य सरकार जो है उस जमीन को अपने अधिकार में ले सकती है, अथवा राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण परियोजना को अधिग्रहित किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। 5 वर्ष के अंतर्गत जो है अगर कुछ कार्य स्टार्ट नहीं हुआ तब भी राज्य सरकार उसको ले सकती है जमीन को, और अगर 15 कार्य स्टार्ट है लेकिन 15 वर्ष के अंदर जो है वो कार्य पूरा नहीं हुआ जिस कार्य के लिए जमीन लिया गया था, तब भी जो है राज्य सरकार उसे वापस ले सकती है। अगला पॉइंट है, यदि राज्य सरकार परियोजना को पूरा करने में सक्षम ना हो तो भूमि को पूर्व के भूस्वामियों को वितरित कर दी जाएगी। अब जब सरकार ने जमीन ले ली वापस,
ये अर्जनकारी निकाय से ज़मीन वापस ले ली और उस ज़मीन पर सरकार भी जो है कार्य को पूरा करने में सक्षम नहीं है, तब वो ज़मीन के जो ओरिजिनल मालिक थे, वास्तविक मालिक थे, उसे फिर से वापस कर दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा यह अधिग्रहण बिना किसी क्षतिपूर्ति के किया जाएगा तथा भूमि की वापसी प्रतिकार के बिना की जाएगी। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई भूमि अर्जनकारी निकाय द्वारा विक्रय नहीं की जा सकती है। यानी कि जो अर्जनकारी निकाय है वह जमीन को बेच नहीं सकती है। जिस जमीन को उसने अधिकृत किया उस जमीन को वह बेच नहीं सकती है। अब अगले अध्याय की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अध्याय 7 पुनर्वास का लाभ देखते हैं इसे हम लोग। घर के विस्थापन की स्थिति में विस्थापितों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे। देखते हैं कौन कौन से लाभ हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 10 डिसमिल जमीन, यानी कि अगर वह उस व्यक्ति को जिसे विस्थापित किया गया है उसे ग्रामीण क्षेत्र में ज़मीन दी जा रही है तो वहाँ पे 10 डिसमिल ज़मीन दी जाएगी। अगर उसे शहरी क्षेत्र में ज़मीन दी जा रही है तो 5 डिसमिल ज़मीन दी जाएगी। और अगर उस व्यक्ति को मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में जगह दी जा रही है तो 100 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का मकान दिया जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे डाटा को आप लोग याद रखिएगा और लिख लीजिए कहीं पे। यदि जमीन अथवा घर लाभुक नहीं लेना चाहता हो तो 3 लाख रुपया नगद दिया जाएगा। अगर ये सारी चीज़ों को वो नहीं लेना चाहता है, ग्रामीण क्षेत्र में 10 डिसमिल ज़मीन, शहरी क्षेत्र में 5 डिसमिल ज़मीन या मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में 100 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का मकान अगर वो नहीं लेना चाहता है तो उसे जो है अर्जनकारी निकाय 3 लाख रुपया नगद देगी। यदि ऐसे व्यक्ति का विस्थापन होता है जिसके पास अपना घर ना हो तो उसे बहुमंजिला भवन में 55 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का घर दिया जाएगा अथवा नगद के रूप में 2 लाख रुपया दिया जाएगा। यानी कि जो जगह जो है यानी कि जिस जगह का अर्जन किया जा रहा है और वहाँ पे वैसा व्यक्ति जिसका कोई मकान ना हो, वहाँ पे सिर्फ रह रहा हो और वह विस्थापित हो रहा हो तो उसे जो है किसी भी मल्टी स्टोरेज यानी कि बहुमंजिला भवन में 55 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का मकान दिया जाएगा। और अगर वह मकान नहीं लेना चाहता है तो उसे नगद के रूप में 2 लाख रुपया दिया जाएगा। यदि पशुशाला का विस्थापन हुआ हो तो नए पशुशाला के निर्माण के लिए 35,000 रुपया की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। यानी कि जो भी उसे अमाउंट मिलेगा, जैसे कि या तो मकान मिलेगा या ज़मीन मिलेगा, अगर वो नहीं लेना चाहता है तो उसे 3 लाख रुपया मिलेगा। और अगर कोई जो है वैसा आदमी जिसका वहाँ अपना निवास ना हो, अपना घर ना हो और वह पशुशाला चलाता हो तो उसे अपना अमाउंट तो मिलेगा ही, साथ ही साथ 35,000 रुपया अतिरिक्त राशि के रूप में भी मिलेगा। यदि अर्जनकारी निकाय द्वारा विस्थापितों के लिए रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता हो अथवा प्रभावित व्यक्ति स्वेच्छा से नियोजन के लिए सहमत नहीं हो तो उसके लिए अर्जनकारी निकाय द्वारा वार्षिक पॉलिसी की व्यवस्था की जाएगी तथा विस्थापन के 30 वर्षों तक पॉलिसी की रकम प्राप्त होगी अथवा रोजगार प्रदान किए जाने तक लागू रहेगी। यानी कि जो अर्जनकारी निकाय है वह विस्थापितों को अगर नौकरी नहीं देती है या नौकरी दे रही है और विस्थापित नौकरी नहीं लेना चाह रहा है तो अगले 30 वर्षों तक जो है उसे वार्षिक पॉलिसी, जो ये अर्जनकारी निकाय है उसके लिए वार्षिक पॉलिसी की व्यवस्था करेगी और अगले 30 वर्षों तक यह पॉलिसी की रकम उसे देगी, जब तक कि अगर उसे नौकरी ना मिल जाए या नहीं तो 30 वर्ष कंप्लीट ना हो जाए तब तक उसे इस पॉलिसी की रकम मिलती रहेगी। अब हम लोग जो है पॉलिसी का लाभ देखते हैं। पॉलिसी का प्रीमियम जो होगा 100 रुपया प्रति एकड़ प्रति माह होगा और इस पॉलिसी का जो लाभ होगा 1,000 रुपया प्रति एकड़ प्रति माह। तो ये सारे भी जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट। पुनर्वास के लाभ के रूप में कुल राशि का 1/3 भाग तत्कालिक रूप से वितरित किया जाएगा तथा शेष भाग भूमि अधिग्रहित करते समय प्रदान की जाएगी। अगला है, यदि परियोजना में जनजातीय भूमि का अर्जन किया गया हो तो उस क्षेत्र के विकास के लिए अर्जनकारी निकाय
उत्तरदायी होगा तथा अधिग्रहित भूमि के 15 किलोमीटर की परिधि के अंदर उनके लिए पुनः स्थापना का क्षेत्र विकसित किया जाएगा। यानी उनके लिए जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है उसका जो है फुलफिल ये अर्जनकारी निकाय करेंगे। अगला अध्याय हम लोग देखते हैं, अध्याय 8 शिकायत निवारण तंत्र। यदि 100 या 100 से अधिक परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन होता हो तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन प्रशासक की नियुक्ति नहीं की जाती हो तो परियोजना स्तर पर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना समिति गठित किया जाएगा। याद रखिएगा, अगर प्रशासक की नियुक्ति नहीं हो रही है तो पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना समिति का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष एसडीओ स्तर के अधिकारी होंगे। अब देखते हैं इसके बारे में, इसके जो भी समिति बनेंगे, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना समिति, इसके अध्यक्ष जो होंगे एसडीओ स्तर के अधिकारी होंगे। अब इसके सदस्यों को देखते हैं, इसमें सदस्य कौन कौन से शामिल होंगे। तो प्रभावित क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के एक एक प्रतिनिधि, प्रभावित क्षेत्र के महिलाओं का एक प्रतिनिधि, प्रभावित क्षेत्र के प्रमुख बैंकों के एक प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे, प्रभावित क्षेत्र के नगर पालिका एवं पंचायत के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति या प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, प्रभावित क्षेत्र के विधानसभा एवं लोकसभा के सदस्य भी इसमें शामिल होंगे, परियोजना का भूमि अर्जन अधिकारी वो भी इसमें शामिल होगा, अर्जनकारी निकाय का एक प्रतिनिधि भी इस समिति में शामिल होंगे। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, जिला स्तर पर अस्थायी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना समिति का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष जिला स्तर के उपायुक्त यानी डीसी होंगे। यह समिति ऐसे मामलों की देखरेख करेगा जो प्रशासक अथवा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना समिति के कार्यक्षेत्र से बाहर हो। यहाँ पे न्यायाधिकरण की भी स्थापना होगी, ट्रिब्यूनल का, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। इस नीति के अंतर्गत विवादों एवं शिकायतों के निपटारा के लिए राज्य सरकार द्वारा त्रिसदस्यीय न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा। याद रखिएगा, त्रिसदस्यीय न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा तथा न्यायाधिकरण द्वारा सभी प्रकार के विवादों पर सुनवाई की जाएगी। अब अपवाद इसमें है, देखते हैं कौन से अपवाद हैं। परियोजना के लिए अर्जित भूमि के प्रतिकार राशि के संदर्भ में न्यायाधिकरण में शिकायत दर्ज नहीं करवाई जा सकती है, ये इसका अपवाद है। ये जो न्यायाधिकरण की स्थापना की जाएगी उसके अपवाद के अंतर्गत यह है कि जो भी प्रतिकार राशि होगी उसके खिलाफ जो है शिकायत यहाँ दर्ज नहीं करवाई जा सकती है। अब अगले अध्याय की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अध्याय 9 निगरानी तंत्र। राज्य स्तरीय पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास परिषद। अब इसके अध्यक्ष कौन है तो सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री। राज्य स्तरीय पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास परिषद के जो अध्यक्ष होंगे वह मुख्यमंत्री होंगे। अब इसके सदस्य कौन कौन होते हैं, संबंधित विभागों के मंत्री होंगे, संबंधित विभागों के सचिव होंगे, राज्य के मुख्य सचिव होंगे, राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध विशेषज्ञ भी इसमें सदस्य के रूप में शामिल होंगे। इस परिषद की बैठक एक वर्ष में, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे अच्छी तरह से आप लोग याद कर लीजिए या लिख लीजिए क्योंकि एग्जाम में यह आ चुका है। इस परिषद की बैठक एक वर्ष में कम से कम 2 बार आयोजित करना आवश्यक है। प्रश्न ये आया था पिछले एग्जाम में, राज्य स्तरीय पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास परिषद की जो बैठक होगी एक साल में कितने बार आयोजित की जाएगी, तो ऑप्शन उसमें बहुत सारे थे, 2, 3, 4, तो आंसर क्या है 2 बार। यानी एक वर्ष में कम से कम 2 बार इसकी बैठक आयोजित करना आवश्यक है तथा यह परिषद पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति के क्रियान्वयन के संदर्भ में परामर्श एवं समीक्षा का कार्य कर सकता है। तो ये तो एक बार प्रश्न आ चुका है, इसलिए ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यह परिषद जो है पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति के क्रियान्वयन के संदर्भ में परामर्श एवं समीक्षा का कार्य कर सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इस बार के लिए है, इसलिए इसे आप लोग नोट डाउन कीजिए। अगला समिति है अनुश्रवण समिति।
इसके अध्यक्ष जो है विकास आयुक्त होंगे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? विकास आयुक्त। सचिव कौन होंगे? तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो सचिव होंगे वही अनुश्रवण समिति के भी सचिव होंगे। याद रखिएगा, अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष कौन है? विकास आयुक्त। सचिव कौन है? तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव। संयोजक कौन होंगे? तो पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन आयुक्त ही इसके संयोजक होंगे। अब सदस्य के रूप में इसमें कौन शामिल होते हैं तो देखते हैं। इस समिति में सदस्य के रूप में 12 विभागों के सचिव को शामिल किया गया है। कितने विभाग? तो 12 विभागों के। अब देखते हैं कौन कौन से विभाग हैं। पहला है पथ निर्माण विभाग, इसके जो सचिव होंगे इसके सदस्य के रूप में होंगे। दूसरा है सचिव जल संसाधन विभाग। तीसरा है सचिव उद्योग विभाग। नेक्स्ट सचिव कल्याण विभाग। पांचवा है सचिव स्वास्थ्य विभाग। छठा है सचिव मानव संसाधन विभाग। सातवां है सचिव खान एवं भूतत्व विभाग। आठवां है सचिव ऊर्जा विभाग। नौवां है सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग। 10वां है सचिव श्रम एवं नियोजन विभाग। 11वां है सचिव विधि विभाग और 12वां है सचिव नगर विकास विभाग। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अनुश्रवण समिति के जो अध्यक्ष होंगे कौन होंगे? विकास आयुक्त होंगे। याद रखिएगा, अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? विकास आयुक्त होंगे। सचिव कौन होंगे? तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव ही इसके सचिव होंगे। संयोजक कौन होंगे? तो पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन आयुक्त इसके संयोजक होंगे। और सदस्य जो है 12 विभागों के होंगे, जिससे मैंने बता चुका हूं, आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। आगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम लोग देखते हैं। इस समिति में उस मंत्रालय या विभाग के सचिव को आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा जिससे परियोजना संबंधित है। इस समिति में परियोजना से संबंधित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना प्रशासक को अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि इस समिति में अस्थायी सदस्य कौन होंगे? तो परियोजना से संबंधित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना प्रशासक इसके अस्थायी सदस्य होंगे। धारा 995 के अनुसार राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार नीति में संशोधन कर सकती है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस धारा के अनुसार जो है राज्य सरकार इसके नीति में संशोधन कर सकती है? तो धारा 95, याद रखिएगा, धारा 95 के अनुसार राज्य सरकार जो है इस नीति में जो है संशोधन कर सकती है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 9 अध्यायों को पढ़ लिया। अब अगले क्लास में जो इस सब्जेक्ट का इस चैप्टर का लास्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग जो है प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 के बारे में पढ़ेंगे। तो कल का क्लास जो है आप लोगों का प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 का होगा और इस चैप्टर का वो आखिरी क्लास होगा। थैंक यू।